मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। हमारे आज के मेहमान के बारे में आपको बताएं कि पहले अपने धारावाहिक ये जो है जिंदगी के जरिए इन्होंने हमें जिंदगी की कुछ खट्टी मीठी बातें बताई। फिर साथ साथ फिल्म के जरिए जिंदगी का एक और रंग दिखाया। ये बता दे मुझे जिंदगी प्यार की राह के हम सफर किस तरह बन गए अजनबी। उसके बाद हुआ ये कि धारावाहिक तारा के जरिए ये हमारी आंखों के तारे बन गए। तो मिलिए सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रमन कुमार से। इनसे बातचीत कर रहे हैं अरुण शेखर। विविध भारती सुनने वालों को मेरा यानी कि रमन कुमार का नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि जैसे विविध भारती आप सुनते हैं, विविध भारती को सबसे ज्यादा सुनने वालों में से एक मैं भी हूं। वो गर्मियों की छुट्टियों के दिन, मस्तियों के दिन जो आपने अभी भी संजो रखे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। गर्मियों की छुट्टियों का ताल्लुक ज्यादातर बड़े शहरों से है, लेकिन मेरा बचपन जो बीता है वो अमृतसर में बीता है। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि गर्मियों की छुट्टियों का मतलब ननिहाल जाना जी है। तो ननिहाल के गांव में हम लोग चले जाते थे। और मुझे याद है कि जो मेरा गांव है रामपुर, वैसे तो रामपुर बहुत सारे रामपुर हैं पूरी दुनिया में, पर जिस रामपुर का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो रामपुर पंजाब में है। ये पठानकोट के पास है। अच्छा। तो मुझे याद है कि जब पठानकोट तक तो हम अमृतसर से बस में जाया करते थे और बड़ी मुश्किल से पठानकोट पहुंचते थे। और पठानकोट से मेरे मामा मुझे लेने आया करते थे। अच्छा। तो जब हम लोग दो में भाई और एक बहन और माता जी, तो हम लोग वहां से जब पठानकोट के पास से दसुआ पहुंचते थे तो दसुआ से हम लोग घोड़ों पे चलते थे, क्योंकि अच्छा, वहां पे कोई बस नहीं जाती थी। जहाँ हमारा गांव था वहां कोई बस नहीं थी, तो वहां पे घोड़े पे जाना पड़ता था। तो 4-4.5 घंटे का सफर जो है वो घोड़ों पे करते थे। और उस घुड़सवारी का, अच्छा मेरे मामा जब आते थे घोड़े हमारे अपने होते थे। अच्छा, वो अच्छा। घर के होते थे तो वो घोड़े पे बिठा देते थे। अच्छा, वो घोड़े चूंकि रोजाना शहर आते, वहां तक आते थे और रोजाना घर जाते थे, उन घोड़ों को बड़ी आदत होती थी। तो हम लोग घोड़े पे बैठ गए। मान लो 3 घोड़े हैं तो सारे परिवार मिलके बैठ गए उसके ऊपर, 3 घोड़ों के ऊपर बैठ के। तो हम 2 भाई जो है एक घोड़े पे बैठ गए। अब घोड़ा जो है बाकी घोड़ों से बिछड़ जाता था वो अलग चला जा रहा होता था। तो हमें लगता था हम भूल गए। अच्छा। और एक वक्त पे जाके वो जंगल वंगल भी आने लगते थे और बीच में खड़ भी आने लगते थे और उस तरह। तो अच्छा, वो कुछ घोड़ा भी शॉर्टकट से भी चलता था। कुछ पहाड़ से इस तरफ से चला गया और लगता था पहाड़ से उस तरफ से चला गया, तो अलग हो जाता। तो हम लोग आसपास देखने लगते थे, डर जाते थे। लेकिन वो आगे जाके एक जगह खड़ा हो जाता था जो घोड़ा था। और फिर जब तक दूसरा घोड़ा आ नहीं जाता और तब तक वो उसका इंतजार करता था। फिर वो वहां से कुछ घोड़ों को पानी वानी पिलाते थे और खुद भी हम पानी वानी पीते थे। तो इसका गर्मियों की छुट्टियों का ताल्लुक उस गांव से है, उस जो है मेरे ननिहाल से है, उन खेतों से है। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में आम पकते थे, हम लोग आम तोड़ने जाया करते थे।
और चूंकि हम लोग शहर से गए होते थे, अच्छा वो गांव जो है वो वही उस वहां तो क्या होता है कि एक घर में मेहमान आए, वो तो सब घर वालों को मालूम है कि ये फलाने घर के मेहमान हैं, ये फलाने के लड़के हैं, ये फलाने के बच्चे हैं। तो हम किसी भी घर चले जाते थे तो वो हमें आम खाने को देते थे, तो हम लोग जल्दी से आम खा लेते थे और फिर जो है बाहर निकलते थे, फिर दूसरे घर जाते थे। अच्छा। ताकि वो दोबारा आम खाने को मिले। और वहां पे उन दिनों जो है घूमते रहते थे और सारा बचपन जो है गर्मियों की छुट्टियों का वो ऐसे ही कटता था, ऐसे गुजर गया। हाँ। लेकिन उस दौरान मामा के यहाँ लाड प्यार भी बहुत होता है। हाँ। जैसे आपने बताया इस घर में आम, उस घर में आम, उसमें शैतानियां नहीं की आपने? शैतानियां बहुत करते थे हम लोग, लोगों के आम भी तोड़ते थे, फिर वो फलांगते भी थे, फिर भागते भी थे। और चूंकि हमें मालूम नहीं था, शहर के थे, तो पाँव में कांटे भी चुभ जाते थे। फिर जहाँ कहीं मौका मिलता था वहां कांटा निकालते थे, हम लोग वहीं बैठ जाते थे। और जैसे गांव में हम लोग ननिहाल में जाते थे तो नदी बहती थी, सारे के सारे नदी में नहाने के लिए जाते थे, और वहां से आम लिए और आम को वो एक परना, टॉवल को, एक खादी का टॉवल होता है उसको परना कहते हैं। अच्छा। तो परने में रख के हम लोग उसे पानी में डाल देते थे, और जैसे जैसे पानी बहता रहता था आम के दौरान, तो आम बिल्कुल उसमें ठंडे हो जाते थे। आप यकीन मानेंगे उन गर्मियों में भी वो इतने अच्छे खासे ठंडे हो जाते थे जितने अच्छे खासे ठंडे आजकल फ्रिज में होते हैं। अच्छा। तो उन दिनों तो वहां, तो हमारे गांव में तो लाइट भी नहीं थी, तो वो वहां रखते थे। बहुत देर दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता था। नहाने से थक गए, थकने से बदन की मालिश की, मालिश की तो फिर वो नहा लिया। अच्छा। है, और फिर बड़ी देर तक नहाते रहे, और फिर नहाने से थक गए और फिर बदन के मालिश कर ली उसको थकावट को मिटाने के लिए। तो ये सिलसिला जो है बड़ी देर दिनों तक चलता रहता था, और सारी छुट्टियां कैसे कट जाती थी ये मालूम नहीं पड़ता था। आज जब मैं उस वक्त का कोई पंजाबी गाना सुनता हूँ तो ऐसा सुनता हूँ तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बचपन याद आ गया हो। जैसे अगर मैं सुनूं इस समय की वो तो गाना अंबिया दे बूटिया नु लग गया बूरनी रुत वे मिलापा वाली चन मेरा दूरनी। उन दोनों मतलब नहीं समझ आता था, सिर्फ गाना याद था। अच्छा। अब मतलब समझ आता, गाना भी याद है। जरा बच के पेशारी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। घोड़ा पेशारी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। टांगे थकेंगी यारो टांगे में आओ, बैठो बादशाह किथे चले, टांगे थकेंगी यारो टांगे में आओ, गर्मी बड़ी है प्यारो पैदल ना जाओ, होगा गुलाबी रंग काला, गुलाबी रंग काला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला, मैं हूँ अलबेला तांगे वाला। बचना ओ जाने वाले मैं तुझ पे वारी, बहन जी जरा बच के चलो बचना ओ जाने वाले मैं तुझ पे वारी, टकरा जाए कहीं शाही सवारी, रोता फिरेगा घर वाला, फिरेगा घर वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला।
सरदार जी जरा रास्ता छड़ के, हाँ मेहनत मजदूरी करूं, झुकना ना जानूं, आंधी तूफान में भी रुकना ना जानूं, अपना साईं है रखवाला, साईं है रखवाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला। सरसों का साग और मक्की की रोटी तो लोग जानते ही हैं और आजकल तो पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर है। लेकिन गुड़ में घी डालना, शक्कर की रोटी, जैसे गुड़ की जो शक्कर होती है और उसमें घी डाल देते हैं, फिर वो रोटी को गर्म कर लेते हैं, फिर वो शक्कर जो घी ना उस रोटी के ऊपर पूरा निकल के उसे गोल 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 वो बना लेते हैं। फिर दही में शक्कर डाल के तो खाते हैं, दही में गुड़ डाल के खाना जो है वो अपने आप में। और लस्सी, छाछ हम लोगों को मक्खन रोटी के साथ मिलता था और मुझे आज तक वो बात समझ नहीं आई, लेकिन होती ऐसी थी कि जब हम लोग सब खाना वाना खा चुके होते थे और हम लोग खेल रहे होते थे तो हमारी नानी की बड़ी देर बाद थोड़ी सी आवाज आती थी, वो कहाँ हो? तो हम लोग भागते थे सब बच्चे और हम सबको कमरे में बुलाती थी और अपना उसमें मक्खन जो है वो चोरी से मक्खन खाने को देती थी और शायद उसमें एक अजब सा प्यार था। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। कसम से अपनी वो नानी याद आ गई। मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है। फिल्म निर्देशक रमन कुमार। मैंने बचपन में बहुत सारा जो बचपन है वो मेरा किताबें पढ़ने में बीता। मैं मैगजीन्स बहुत ज्यादा पढ़ता था। पराग करके एक मैगजीन आया करती थी, अब तो शायद बंद हो गई, और उसे खरीदने में स्टेशन जाया करता था। अच्छा। और मैं अपने पैसे बचाता था वो पराग मैगजीन खरीदने के लिए। और जब पराग मैगजीन छोड़ के मैंने सारिका मैगजीन पढ़नी शुरू की तो मुझे लगा कि मैं बचपन मेरा खत्म हो गया, मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं सारिका पढ़नी शुरू कर दी। और फिल्म देखना एक बहुत बड़ा जो है वो तैयारी होती थी। कुछ हफ्ता 10 दिन पहले तो जिक्र होना शुरू हो जाता था कि वो फलानी फिल्म आई है, वो फिल्म हम देखेंगे। और फिर उसके बाद फिर उसे फिल्म देखना, फिर उसकी फिल्में देखने का बातें करना। और जैसे पहली फिल्म मुझे याद है मैंने देखी थी कन कन में भगवान, और गंगा जमुना मैंने 3-4 मरतबा देखी होगी उसी दौरान। और गंगा जमुना की मुझे याद है जब सिल्वर जुबली हुई थी तो न्यू रियल्टो टॉकीज थी अमृतसर में, तो जब सिल्वर जुबली हुई थी तो हर टिकट के साथ एक लड्डू मिलता था। अच्छा। हाँ, सिल्वर जुबली की खुशी में। और टांगे में ये क्या करते थे, ऐसे रिकॉर्ड बजाते थे टांगे के अंदर, और दोनों तरफ वो टांगे को चला करते थे, वो लगे होते थे, और हम लोग क्या टांगे के पीछे भागते थे। अच्छा। और जब तक वो टांगा इतनी दूर नहीं घर से चला जाता था कि डर लगने लगे कि वापस कब कैसे लौटेंगे, तब तक हम उस टांगे के पीछे भागते थे। मुझे याद है कि मुझे ये याद हो गया था गंगा जमुना में जब दलीप कुमार के कौन से गाने में कौन से स्टेप हैं। और
दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे मैं कितना रोता था। आज तक मुझे वो याद है, मतलब कि उसके बाद जब गाना रेडियो पे आता था मैं तभी रो पड़ता था। अभी अमृतसर गया 25 साल के बाद। मैं कुछ ऐसा बीच में ऐसा कुछ हुआ कि 20-22 साल के दौरान मैं अमृतसर गया ही नहीं। तो मैं वापस उस थिएटर में क्या गंगा जमुना लगी थी। आप यकीन माने कि वो थिएटर में मैंने वापस जाके देखा। मैं बाहर खड़ा रहा, अभी तो वहां दूसरी पिक्चर लगी हुई थी, तो मैं वहां बाहर खड़ा रहा काफी देर तक और मैं याद करता रहा हम लोग कितने भोले थे उन दिनों। गंगा जमुना के थोड़े दिनों के बाद ये पिक्चर आ गई थी जिस देश में गंगा बहती। वो हमने देखी नहीं थी काफी देर तक, लेकिन हमें ऐसा एहसास होता था और ऐसे जिक्र होता था और बड़ों से कुछ बातें सुनते थे तो हम छुप छुप के सुनते रहते थे। हम लोग ये सुनते थे कि दिलीप कुमार का और राज कपूर का कंपटीशन चल रहा कि किसकी फिल्म जो है ज्यादा बड़ी चलेगी। अच्छा। तो हम लोग बचपन में थोड़ी देर तक इकट्ठे जाते थे और उस थिएटर के बाहर खड़े रहते थे जहां गंगा जमुना चल रही है। और मुझे याद है अशोका टॉकी थी, न्यू रियोल्टो टॉकी में लगी थी गंगा जमुना, और अशोका करके एक टॉकी थी वहां लगी थी जिस देश में गंगा बहती है। फिर वहां से हम लोग पैदल चल पड़ते थे, पूरा हॉल बाजार गुजरते, पूरे गर्मियों की धूप में गुजरते, और थोड़ी देर के बाद हम जाके उस थिएटर के बाहर खड़े रहते थे जहां वो अपना जिस देश में गंगा बहती है लगी थी।
पिक्चर तो हमने देखी, वो बहुत बाद में देखी, लेकिन ऐसे लगता था कि थोड़ी देर तक हम दिलीप कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम जाकर राज कपूर को सपोर्ट करते हैं। ऐसा हम थिएटर के बाहर खड़े रहने का मतलब था कि हम इनके कंपटीशन में इस एक्टर को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इस एक्टर को हम जो है अपना वोट दे रहे हैं। तो तब तो हम इतने मासूमियत से करते थे, और आज अगर याद करते हैं तो वो मासूमियत पे ही बहुत हंसी आती है। और अपने आप को कभी दिलीप कुमार जैसा भोला मानते हैं जो डाकू बन गया था, और कभी कभार उस राज कपूर जैसा भोला भी मानते हैं जो डाकुओं को सही रास्ते पर ला रहा था। हम भी हैं, हम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या जब वो पद्मिनी का वो हिस्सा आता था, वो अंतरा आता था, इस फूल पे मती है दुनिया है, कौन सा फल सबसे मीठा। नैनों से जो नैना टकराए तो कौन हारा और कौन जीता। और राज कपूर का उसका जवाब आता था, राज कपूर का, हम छोटी सी वो बूंद सही है, सीप ने जिसको अपनाया। होय 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 होय। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी हैं। तो इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था कि इन डाकुओं को राज कपूर ने जवाब दे दिया। और मुंह तोड़ जवाब दिया। इतना सा जिगर इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए। नन्ना सा ये दिल आंखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए। इतना सा ये दिल तो दे दे, अगर सारा जग तेरा हो जाए, सारा जग तेरा हो जाए। हम भी हैं, तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। मैं और मेरे भाई के लिए फिल्म देखना बड़ा मुश्किल काम होता था। 3 घंटे घर से बाहर कैसे रहे। और शुरू में तो जितनी फिल्में घर वाले दिखाते थे, महीने में एक आध बार, 2 महीने में एक बार, तो वही देखते थे। लेकिन उसके बाद मैं और मेरा भाई, हम लोग आधी फिल्म देखते थे। अच्छा। कि हम लोग एक टिकट खरीदते थे और वो इंटरवल तक देखता था। अच्छा। और मैं इंटरवल के बाद देखता था। अच्छा। फिर वो मुझे इंटरवल से पहले ही कहानी सुनाता था। अच्छा। और मैं इंटरवल के बाद की कहानी सुनाता। मैं कजन था। अगर ऐसा लगता था कि फिल्म तो बहुत अच्छी है यार, इंटरवल के पहले जो मैंने नहीं देखी तो सुना रहे तो बहुत अच्छी है, इसमें बड़ी कॉमेडी है, और वो उसको लगता था यार इंटरवल के बाद ये सुना रहा है तो जो है वो बहुत अच्छी है, तो हम लोग दूसरे दिन फिर टिकट देके उल्टा देखते थे। रमन जी, उस समय आप दिलीप कुमार बनना चाहते थे या राज कपूर? मुझे वो जो टिकट विंडो वाला जो मैनेजर था ना, जो टिकट बेचता था, मुझे उस पे बहुत रश्क होता था। मुझे लगता था इसकी नौकरी बड़ी अच्छी है यार, ये कमाल का, ये अपने सुबह आता है, शुरू में आता है, टिकट बेचता है और ये पिक्चर देखता है फिर है, और इसको देखो पिक्चर फ्री है। मैं बड़ा होके मैं ये टिकट विंडो वाला बाबू बनूंगा, मैं टिकटें सिनेमा में काम करूंगा। ऐसा शुरू में तो जहां तक नौकरी का ताल्लुक था, वो मेरा सपना इतना ही था उस में बनने वाला। पहले किस तरह से जुड़े आप फिल्मों से? जब हम बम्बई आए तो हमारा जो घर था वो बिल्कुल राज कपूर के थिएटर आरके स्टूडियो के बिल्कुल बाजू में था। तो सबसे पहले तो हम जुड़े बचपन में शूटिंग देखने से। जब गणपति रखा जाता था आरके स्टूडियो में तो हम लोग सारे के सारे आरके स्टूडियो चले जाते थे। गणपति देखने का मकसद कम होता था, राज कपूर को देख पाना मकसद ज्यादा होता था। और मुझे याद है कि बिल्कुल भीगते आरके स्टूडियो तक तो पहुंच गए, तो वहाँ हाफवे थ्रू बरसात शुरू हो गई थी। वो शूटिंग चल रही है वहाँ पे संगम की। अच्छा। और संगम से मेरे दो यादें जुड़ी हुई हैं। एक तो ये शूटिंग देखने का संगम पे, और भीग गए थे जब आरके स्टूडियो पहुंचे, पूरे भीग चुके थे। अच्छा। तो अंदर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इतने भीगे हुए थे। और अंदर जाने का हमने मौका
ढूंढ लिया। बड़ी देर के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद राजेंद्र कुमार का एक चल रहा था, शॉट चल रहा था, एक ही शॉट हुआ था। और पूरी संगम में, मैंने संगम भी 4-5 मरतबा देखी होगी, पूरे संगम में वो शॉट का ढूंढता रहा कि जिसे मैंने शूटिंग में देखा था, कम वक्त आया ही नहीं। उसका गाना कौन सा आपको? गाना साहब बहुत ही अच्छा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। वफा कले के नाम जो धड़क रहे थे हर घड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो, जो मुस्कुरा के रह गए जहर की जब सुई गड़ी, वो मेरे नेक नेक दिल तुम ही तो हो। अब किसी का मेरे दिल इंतजार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा।
विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं ये याद सब है जरा जरा। और आज हमारे बीच हैं फिल्म निर्देशक रमन कुमार। रमन जी, हम फिर उसी पर आते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री की आपने जो राइटिंग की तरफ आपका झुकाव या निर्देशन की तरफ हुआ। फादर तो थे ही बॉम्बे में, तो जब हम पूरे परिवार समेत आ गए यहाँ पे, तो मैंने गुरु नानक स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद खालसा कॉलेज में। तो खालसा कॉलेज में हमारे एक सीनियर थे कॉलेज में, रमेश तलवार साहब, यश चोपड़ा के असिस्टेंट थे उन दिनों। अच्छा, और थिएटर करते थे इप्टा के साथ। तो मैंने अपने आप को रमेश तलवार साहब का शिष्य बना लिया और उनके साथ साथ घूमने लगा। तो वो थिएटर करते थे तो मैं थिएटर करता था, वो यशराज फिल्म में चले आते थे तो मैं वहां जाके पीछे खड़े हो जाता था। अच्छा, थिएटर क्योंकि रिहर्सल करनी पड़ती थी, घर पहुंचने में बहुत देर होती थी, तो घर वालों को लगता था ये कौन सा कॉलेज है जो रात को 9 बजे तक चलता है, तो 4 बजे कॉलेज खत्म होता तुम वापस आ जाओ। लेकिन हमारी रिहर्सल शाम को 5 साढ़े 5 बजे शुरू होती थी, 6 बजे शुरू होती थी, तो 9-10 बजे तक पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती थी। तो मैंने अपने घर वालों को इस बात के लिए कन्विंस किया कि हॉस्टल में रहना चाहिए, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। और चूंकि हम थिएटर करने लगे थे, कॉलेज के लिए प्लेस वगैरह करता था और कॉलेज के लिए जो है वो 2-4 ट्रॉफियां भी आ गई थी, तो हॉस्टल में एडमिशन जो है फ्री मिल गई थी। तो वो मेरा कमरा देखने भी आए थे मेरे फादर की, जहाँ मैं रहूंगा या जहाँ मैं रहने की ख्वाहिश रखता हूँ। तो वहाँ हॉस्टल रहने के बाद तो फुल फ्लैश थिएटर करने लग गया, क्योंकि मैं रमेश तलवार साहब से बहुत ज्यादा मुतासिर था। वो डायरेक्टर थे, तो मैंने भी अपने आप मन में तय कर लिया था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। तो जैसे जैसे ये चोपड़ा को असिस्ट करके डायरेक्टर बन रहे और मैं इनको असिस्ट करके डायरेक्टर बनूंगा, ये मैंने सोच लिया था। और चूंकि मैं इप्टा से ताल्लुक रखता था, इप्टा में उस समय कैफी आजमी, बल्ला साहनी, सागर सरहदी, MS सत्यू, नितिन सेठी, हमसे पहले हम सुनते थे संजीव कुमार इस इप्टा में रहे हैं, और विश्वमित्र आदिल, ऐसे बहुत सारे लोग थे और सारे लिटरेरी लोग थे। तो मुझे लिटरेचर का शौक जो है काफी उस समय आ गया था और मैं काफी पढ़ने लग गया था। उस समय कोई प्ले भी डायरेक्ट किया आपने? हाँ, उस समय मैंने प्ले काफी डायरेक्ट किया। लव इन पेरिस वॉर इन कच्छ करके एक बड़ा कच्चा कॉमेडी प्ले मैंने डायरेक्ट किया, और फिर एक दिन मैं करके एक प्ले था वो मैंने डायरेक्ट किया। काफी कॉलेजेस में प्ले डायरेक्ट किए, और इप्टा के लिए फिर मैंने अपन तो भी ऐसे हैं करके मराठी से प्ले भी ट्रांसलेट किया। और आजरा का ख्वाब में मैंने फिर, क्योंकि थिएटर से ताल्लुक एक्टिंग का ज्यादा था, तो एक्टिंग करते थे। मुझे याद है कि बल्ला सानी आजरा का ख्वाब में काम करते थे, तो उनके साथ रोल मेरा बड़ा छोटा सा रोल था। आजरा का ख्वाब में भीड़ में खड़ा रहता था, लेकिन चूंकि उस भीड़ में बल्ला सानी भी खड़े थे और मैं उनके बाजू में खड़ा हूँ, ये मेरे लिए काफी बड़ी बात होती थी। और आखिरी शमा में मैं एक शायर का रोल करता था, बल्ला सानी जो गालिब का रोल करते थे। मैं बल्ला सानी का बहुत ही मनी मन फैन हो गया था कि सब आदमी हो तो ऐसा हो जैसे ये बलाजी है। बलाजी के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं मेरी। बलाजी जो पहले स्टार थे मेरी जिंदगी में, जो स्टार जिसको मैंने नजदीक से देखा, और आप देखेंगे कि एक बार मैं फिल्म देख रहा हूँ, वक्त फिल्म का नाम था, उसमें गाना था जो मेरी जोहरा जमी तुझे मालूम नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं अभी तक जवां, और ये गाने से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था। बलाजी ने इतनी खूबसूरती से गाना गाया था, जब मैं गाना सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा जिस्म में गाना बस गया हो, मेरे रोम रोम में गाना बस गया हो। उसके बाद जब मैं थिएटर में बलाजी को मिला और जब मैंने पहली बार उनको देखा, तो ऐसा लगा कि ये वही आदमी जिसने ये गाना गाया, ये वही आदमी है जो वक्त में था, और ये वही आदमी जिसे मैंने फिल्मों में देखा था, और ये मेरे इतने नजदीक है, और ये मुझे समझा रहा है कि ऐसे काम करना है। तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा, मैं उनके काफी नजदीक भी हो गया था। वो लिटरेचर से काफी ताल्लुक रखते थे, लिखते भी थे बलाजी, और उनके घर में लिटरेचर की महफिलें भी हुआ करती थी जब लिटरेचर पढ़ते थे। अच्छा, थिएटर में क्या होता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ ग्रुप्स हो जाते हैं, वहाँ कुछ ओपिनियन हो जाते हैं। आप उन विचारों को लेकर कभी उन विचारों के साथ होते हैं, कभी उन विचारों के खिलाफ होते हैं। देखा क्या है, इंसान के पास अच्छी यादें होनी चाहिए, लेकिन जो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा वो किस्सा मेरा दर्द है। मैं वो दर्द इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वो दर्द मेरे सीने से कम हो जाए। क्या हुआ था, तो उसी दौरान वो प्रहलाद जी को प्ले करना चाहते थे, और मैं थिएटर करते करते काफी सीनियर हो गया था, 4-5 साल हो गए थे। तो
मैंने कहा नहीं इप्टा में ये प्ले नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ बात हुई थी। और मैंने बलराज जी के खिलाफ अपने ख्याल जाहिर किए थे, उनके ख्यालों के खिलाफ। और बलराज जी ने उस तरफ मेरी तरफ घूर के देखा था, उन्हें नजर अब तक याद है। तो जब बाद में मीटिंग खत्म हो गई तो मुझे लगा मुझे बलराज जी को सॉरी कहना चाहिए, मुझे जाके माफी मांग लेनी चाहिए। बात अच्छी नहीं हुई, मैंने अच्छा नहीं किया और मैं कल जाके माफी मांग लूंगा। और दूसरे दिन उनका ध्यान तो क्या था, वो मैं माफी मांग नहीं पाया, वो मैं सॉरी कह नहीं पाया। आज जब मैं बलराज जी कोई फिल्म देखता हूँ, बलराज साहनी का कोई गाना सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बलराज जी को सॉरी बोल देना चाहिए था। और जब मैं कभी वो गाना सुनता हूँ काबली वाला का, ऐ मेरे बिछड़े वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में वो बिछड़ा हुआ चमन भी बलराज साहनी है और बिछड़ा हुआ वतन भी बलराज साहनी है। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। रमन जी, आप बहुत बहुत ऐसी गहरी यादों में चले गए जो कि हमारे श्रोता भी उसको महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद फिर ये आपने निर्देशन में शुरू कर दिया रमेश जी के साथ। हुआ यूँ था कि
दीवार बन रही थी तो रमेश तलवार साहब उसमें असिस्टेंट थे। अच्छा, दीवार फिल्म में? दीवार फिल्म में तो मैं भी शूटिंग देखने चला जाया करता था। फिर दूसरा आदमी जब रमेश तलवार साहब डायरेक्टर बने तो मैं भी उनके साथ उनके असिस्टेंट में लगने लगा। ये बात मुझे रमेश तलवार साहब ने कही। रमेश तलवार साहब ने मुझे जिंदगी में 2 राय ऐसी दी जो बहुत अहम है मेरी जिंदगी में, और जो 2 राय ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक तो उन्होंने कहा तुम ग्रेजुएट जरूर बनो, बिना ग्रेजुएशन किए तुम कुछ नहीं करोगे। उस समय मुझे लगता था क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, करना क्या है। फिर तो मैंने हिंदी में ग्रेजुएट की, और वो जबान जो मैंने वो 2 साल जो हिंदी पढ़ी वहाँ पे, उस जबान का मुझे पे काफी फायदा हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा कि तुम फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ, यहाँ देखो तुम मेरे असिस्टेंट हो, यहाँ तो तुम वापस आके भी बन सकते हो, कभी भी बन सकते हो, तुम फिल्म इंस्टीट्यूट चले जाओ। और फिल्म इंस्टीट्यूट जाने के बाद जब मैंने वहाँ का सिनेमा देखा, जब मैंने वर्ल्ड सिनेमा को जाना, वो 4 साल ने मेरी जिंदगी को मैच्योरिटी दी। आप कह सकते हैं कि एक पहाड़ी नाला था, उन 4 सालों ने उसे नदी बना दिया, उसे एक मोड़ दे दिया, उसे एक रवानी दे दी। तो वो उसकी धार फिर उसके बाद बम्बई आ गई। उसके बाद वो वहाँ क्या हुआ, फिल्म इंस्टीट्यूट में हमको एक फाइनल ईयर में फीचर फिल्म स्क्रिप्ट लिखनी होती है। तो मैंने एक सारिका में कहानी पढ़ी थी, रात को सारिका पढ़ता था, रोज एक आध कहानी पढ़ के सो जाता था, कभी 2 पढ़ लेता, कभी 3 पढ़ ली, फिर सो गया, कुछ लघु कथाएं पढ़ ली। तो सुबह मैंने अपने दोस्तों कहानी से मैंने कहानी पढ़ी, यार बहुत कमाल की कहानी, यार इस पर बहुत अच्छा फिल्म बन सकती है। तो ऐसा जिक्र विक्र होता रहा। तो फिर मैंने कहा देखो तो सही, वो राइटर कहानी है कि राइटर कौन है, जरा पता तो करें। तो नरेंद्र मौर्य राइटर थे। मैंने अनजाने में 2 कहानियां जोड़ दी थी। अच्छा अच्छा। इत्तेफाक से 2 कहानियां छपी थी, जहां से एक कहानी खत्म होती है वहां से दूसरी कहानी शुरू होती है। तो फिर मैंने नरेंद्र मौर्य साहब को खत लिखा मध्य प्रदेश में, और उनकी जवाब आया, उन्होंने परमिशन दे दी। तो मैंने फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट लिख के सबमिट कर दी। और वहां से जब पास हुआ तो जब सामान बांधा अपना फिल्म इंस्टीट्यूट का, तो जाहिर है वो स्क्रिप्ट भी बांधी साथ में। और वापस आते रमेश तलवार साहब के साथ में असिस्टेंट लग गया। बसेरा फिल्म चल रही थी, बसेरा में असिस्टेंट हो गया। और जमाना में राजेश खन्ना और ऋषि कपूर थे, उसमें असिस्टेंट हो गया। तो अपनी फिल्मों में चलने लगे। तो ऐसे ही डायरेक्टर कैसे बने। तो हम जब सब साथ में पास हुए थे, सतीश शाह, राकेश बेदी, दलीप धवन, और कुछ थिएटर से जुड़े हुए साथी थे मेरे, फारूक शेख और दीप्ति नवल ने मेरे डिप्लोमा फिल्म में काम किया था, तो वो हमारे साथी थी। तो इस तरह हम सब साथ में ग्रुप में जब हुआ करते थे, तो क्या करें, तो वो जो स्क्रिप्ट मेरे पास तैयार थी वो मैंने जाके एनएफडीसी को दे दी, लोन के लिए अप्लाई कर दिया। दलीप धवन हमारे पास साथ था, तो चल तू प्रोड्यूसर पे साइन कर दे। और सतीश शाह साथ थे, जावेद खान और फारूक शेख और दीप्ति नवल, और उसमें लोन सैंक्शन हो गया। तो अचानक मुझे एक दिन बासु भट्टाचार्य साहब का फोन आया। तो उन्होंने कहा तुम्हारा हमने स्क्रिप्ट पढ़ा, तुम्हारा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हमको डिस्कस करने का, तुम इधर आओ। तो मैं सुबह बासु भट्टाचार्य साहब के साथ घर गया 7:30 बजे। तो सुबह 7:30 वो चाय पीते थे, तो उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट को दोबारा डिस्कस करना शुरू किया। राही मासूम रजा भी थे उस कमेटी में, उन्होंने भी पढ़ा। तो वो जो है लोन पास हो गया। तो हमने कहा फिल्म बनानी चाहिए इस पे, तो हम जुड़ गए उस पे फिल्म बनाने के लिए। रमेश तलवार साहब ने कहा अब तुम बनाओ, तो बड़ा अच्छा साथ दिया। तो इसी दौरान जमाना फिल्म के दौरान जावेद साहब से मुलाकात होनी शुरू होगी। अच्छा, जावेद साहब ने कभी ऑफिशियली पोइट्री तब तक की नहीं थी, कभी शायरी उन्होंने की नहीं थी, लेकिन चूंकि शायरों से खानदान से उनका ताल्लुक था, जानिसार अख्तर साहब के बेटे थे, और उनकी मदर भी बहुत अच्छी शायरा थी। बल्कि फादर और मदर की तरफ से लेकर दोनों तरफ से आपने देखा जाए 7 पीढ़ियों तक उनके शायर हैं। तो गाना लिखना उनके लिए बड़ी मामूली सी बात थी, तो शायरी करना। तो मैंने रिक्वेस्ट की उनसे, वो मान गए। साथ उनकी पहली फिल्म साथ जिसकी तैयारी आप इतने समय से कर रहे थे। कुलदीप सिंह हमारे इप्टा के म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो साथ में म्यूजिक डायरेक्टर हो गए। और जगजीत चित्रा को हमने जाके मनाया कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन हम गाने चाहते हैं, आप गाए। और वो हमारी ऑनेस्टी और ईमानदारी से कहीं मुतासिर हो गए। जगजीत साहब बहुत बड़े स्टार थे उन दिनों, आज भी हैं। रमन जी, फिर पहले साथ के और सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसका जो पहला गीत हमें, आपको और शायद सबको पसंद होगा, उस समय साए बनकर आए थे जावेद साहब। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे
खोया हमने क्या पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। वो जावेद अख्तर साहब की पहली फिल्म, कुलदीप सिंह म्यूजिक डायरेक्टर की पहली फिल्म, हाँ। आपकी पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म, उसका एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी पहली फिल्म, और हमारे कैमरामैन सुनील शर्मा की पहली फिल्म, और फारूक शेख और दीप्ति नेवल की तो चश्मे बदूर आ चुकी थी, मगर उसमें सतीश शाह की पहली फिल्म, किरण वेराले की पहली फिल्म। अब यूं समझो कि सब साथ साथ ही घूमते थे, वो टाइटल भी शायद वहीं से आया था। अगर डबिंग मान लो सिर्फ फारूक शेख की डबिंग हो रही है, लेकिन उसमें सभी साथ बैठे हुए हैं, साथ साथ रीडिंग में जा रहे हैं तो सब साथ चल रहे हैं, और सब बस में बैठे हैं, सब बस में जाते थे, तो हम सुबह से लेकर शाम तक साथ साथ ही घूमते थे। और अच्छा, कहीं भी कुछ भी ऐसा काम होता था जो काम किसी भी को भेज के करवाया जा सकता है, तो हम लोग खुद चल पड़ते थे। तो अपना रमेश तलवार साहब उन दिनों मजाक में कहा करते थे कि अगर कहीं किसी जगह चौक से भी साथ साथ लिखना हो तो रमन कुमार खुद जाएगा लिखने के लिए, और उसके साथ 12 लोग जाएंगे। इस फिल्म का जो माहौल है, वो माहौल दोबारा नहीं मिल सकता। अक्सर हम लोग कभी कभार यार दोस्त मिलते रहते हैं, अभी सारे सब फारूक शेख भी मिलता रहता है, सतीश शाह भी मिलता रहता है, जावेद खान भी मिलता रहता है, सब भी यार दोस्त है, राकेश बेदी, तो किरण वाले अमेरिका चली गई, लेकिन हम लोग सब अब भी साथ ही हैं। अब वो कहते कभी कभार कहते चलो यार एक ऐसा दोबारा ऐसा फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं जब दोबारा ऐसा वो माहौल आ जाए। तो रमेश तलवार साहब अक्सर हमें इस बात को जैसे जताया करते हैं, इस बात को बताया करते हैं और हमें समझाया करते हैं कि वो वापस नहीं आ सकता दौर। इसी बात पर एक और गाना इसी फिल्म का, साथ साथ का, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए, ये गाना जो है बहुत ही उम्दा गाना, अच्छा गाना है। और इस गाने में भी एक शेर बहुत अच्छा है कि ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, ऐसा नहीं कि हमको कोई भी खुशी नहीं, लेकिन ये जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं।
मजबूर हो गए। रमन जी, आपने अभी जिक्र किया था एक ये जो है जिंदगी बहुत पॉपुलर सीरियल हुआ था, कॉमेडी सीरियल, वो आपने डायरेक्ट किया। उसमें एक बार फिर से आप साथ साथ हो गए थे, सतीश शाह और आप। हाँ, सतीश शाह के साथ वो सीरियल रहा, उसमें स्वरूप संपत थी, उसमें शफी इनामदार थे। जब ये सीरियल शुरू हुआ, मैं आपको बताऊं, उससे पहले कभी सीरियल हुआ नहीं था। अच्छा। और ये पहला एक कमर्शियल टेलीविजन का पहला सीरियल था, और हमें खुद नहीं मालूम था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और हम लोग जो है वो शरण जोशी साहब के साथ बैठते थे। शरण जोशी साहब पहली बार लिख रहे थे, तो वो लिखते थे, फिर हम लोग पढ़ते थे, फिर हम लोग उसकी बहुत सारी रेसलें करते थे और डरे डरे से रहते थे। और हम लोग 48 आवर्स तक शूटिंग करते रहते थे। तो मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छा किस्सा, तो बहुत देर तक, रात तक शूटिंग चल रही थी। ये जो जिंदगी में एक शॉट लगा हुआ था और उसकी रेसलें हो रही थी। हमारे कैमरामैन साहब थे सतीश भाटिया, वो ऐसे एक शॉट लगा के बैठे हुए, और बिल्कुल कैमरामैन की पोजीशन अगर आप सब लोग इमेजिन करें तो कैसे बैठा होता है, उसका एक हाथ जो है डंडी पे होता है कैमरामैन की, और दूसरा हाथ जो है लेंस के ऊपर होता है, सामने की तरफ होता है। तो अचानक टेक 5, टेक 4, टेक 5 चलता रहा, और बहुत सारे टेक होते रहे। सतीश भाटिया साहब अचानक चिल्ला के बोलते हैं, क्या कर रहे हैं ये? तो अशोक पंडित हमारे असिस्टेंट थे, क्या हुआ? बोला, नंबर ठीक करो। क्या नंबर दे रहे हो टेक का? तो बोले 17th, 17वां टेक है ये। हाँ। 17वां टेक कैसे है? अरे अभी तो 5 हुआ था, बाकी बीच में टेक कहां से गए? तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि कैमरा में कोई मूवमेंट नहीं थी, तो 5 से लेकर 17 तक वो सो गए थे। बैठे बैठे उन्होंने एक झपकी मार ली थी, तो उनकी जब आंख खुली तो 17वां टेक चल रहा था। पहले जब आंख बंद हुई थी तो 5वां टेक चल रहा था। तो ऐसी बहुत सारी किस्से हैं ये जो जिंदगी में, जिनको हंसते हंसाते जो है, मुस्कुराते हुए हम लोग आ रहे थे। रमन जी, अब इसके बाद आते हैं आपका तारा सीरियल। ये जो है जिंदगी के बाद टीवी के लिए जो काम किया, बहुत बड़ा सीरियल था और बच्चे बच्चे की जुबान पर था। जो लोग तारा को कहते हैं कि ये आधुनिक है और ये जो हिंदुस्तानी परंपरा को पसंद करता है, वो लोग चेंज से, बदलाव से नफरत करते हैं। जबकि दुनिया में अगर कोई चीज परमानेंट है तो चेंज ही है। जब तारा में देवयानी का कैरेक्टर आया और सब लोगों ने कहा कि ये क्या है, ये तो अपने रोहित अंकल से शादी करूंगी, तो ये कैसे हो सकता है? मैं ये कहता था कि इस उम्र में, जिस उम्र में देवयानी है, कोई ना कोई, किसी ना किसी बड़े उम्र के आदमी पे उस उम्र की लड़की का क्रश होता है, उम्र की लड़की का लगाव होता है। वो एक्चुअली उस आदमी में अपना बाप देख रही होती है, और बाप की इतनी बड़ी फैन होती है और कह रही होती है कि मैं शादी करूंगी। ये बातें कोई खुल के कहता नहीं था। तो रमन जी, आप बदलाव की बात कर रहे हैं। उस साथ के रमन कुमार से शुरुआत हुई और तारा तक आपके पास बहुत सारे बदलाव आए होंगे। आपने एक ऑफिस बनाया, बड़ा ऑफिस, बंगला और गाड़ी, इस तरह। तो आप अपने में क्या परिवर्तन देखते? मैं अपने में बहुत कम परिवर्तन देखता हूँ। अगर देखा जाए तो जो मेरे कॉलेज के दिन थे, वो मेरे दिन आज भी हैं। और मैं आज भी थिएटर देखने जाता हूँ। मैं आज भी दादर स्टेशन के पास सीढ़ियां उतर के छबील दास के बाहर बटाटा वड़ा खाता हूँ। और मैं आज मुंबई शहर में ईरानी होटल मिस करता हूँ, जो मेरी स्ट्रगल के दिनों में, जवानी के दिनों में जुड़े हुए हैं। अब उन होटलों में चाइनीज रेस्टोरेंट बन गए हैं और दूसरे रेस्टोरेंट बन गए हैं। और अगर वो मुझे कहीं दिखाई दे तो मैं उसमें आज भी जाके चाय पीऊं। ला 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 ला, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जगजीत सिंह की गजल, और जगजीत सिंह ने गाया था। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। रमन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, हमारे श्रोताओं के साथ साथ चल के इतना कुछ बताया
इसके साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा आप हमारे स्टूडियो में जरूर आएंगे। दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, दर्द कैसा भी हो आँख नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। दोस्तों, फिल्म निर्देशक रमन कुमार ने अपनी यादों के पन्ने पलटे और बहुत सारी यादें आपके साथ बांटी। इनके साथ बातचीत कर रहे थे अरुण शेखर। अब उन लोगों के नाम जिनके सम्मिलित प्रयासों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ। टेक्निकल असिस्टेंस देवीदास भोईर, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान और इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर राकेश जोशी। मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा